हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फुल केमिस्ट्री ट्यूटर। आज हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम सॉल्ट्स के डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस देखेंगे। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या होते हैं, किन किन बातों पे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट डिपेंड करता है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस किन किन बातों पे डिपेंड करता है, कैसे हम पीएच कैलकुलेट करेंगे ऐसे सॉल्ट का। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग हाइड्रोलिसिस क्या होता है। तो जनरली सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में हम पीएच कैलकुलेट करते हैं एक एसिड और बेस के मिक्सचर का, जिसमें दोनों एसिड या बेस उनमें से कोई एक वीक होना चाहिए ना। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में हम जनरली करते क्या हैं, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में हम कैलकुलेट करते हैं पीएच of a mixture of acid and base in which at least one of them are weak। दोनों में से कोई एक वीक होगा, ठीक है। अगर एसिड वीक है, इफ एसिड इज वीक एंड बेस इज स्ट्रॉन्ग, देन द फॉर्म्ड सॉल्ट, हम सॉल्ट जो बन रहा है उसको हम कौन सा सॉल्ट बोलेंगे, सॉल्ट इज बेसिक सॉल्ट, उसको हम लोग बेसिक सॉल्ट बोलेंगे। सेम अगर बेस वीक है, इफ बेस इज वीक, देन सॉल्ट फॉर्म्ड इज एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। ये सॉल्ट के नेचर की हमने बात कर दी है ना। और जब हम एसिड और बेस को मिला रहे हैं तो हमें ये ध्यान देना है कि अगर एसिड और बेस के इक्विवेलेंट सेम होंगे तो सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट बचे रहेंगे, पानी तो होगा ही, सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट बचे रहेंगे। तो यही जो केस है जिसमें हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं और हम पीएच कैलकुलेट करते हैं ना। तो इफ एसिड एंड बेस आर मिक्स्ड in same equivalent amount, then only salt is present in the solution, तो ऐसे केस में जब हम pH कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के अकॉर्डिंग करते हैं। तो दिस इज द फिनोमिना ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, फिनोमिना ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो बात हो गई कि अगर हमने दोनों का इक्विवेलेंट सेम रखा तो वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस बनता है। अगर हमें पीएच कैलकुलेट करना है तो सॉल्ट को हाइड्रोलाइज करा के हम पीएच कैलकुलेट करते हैं ना। लेकिन अगर मान लो कि स्ट्रॉन्ग पार्ट को लार्ज अमाउंट में ले लिया या वीक पार्ट को हमने लार्ज अमाउंट में ले लिया तो क्या होगा, है ना। जैसे इफ़ वीक पार्ट, और वो वीक पार्ट एसिड भी हो सकते हैं या बेस भी हो सकते हैं ना। वीक पार्ट इज टेकन इन लार्ज अमाउंट, then mixture contain both weak part and its conjugate part, यानी कि उसके सॉल्ट भी रहेंगे ना, कॉन्जुगेट पार्ट। तो ऐसे जो सॉल्यूशन होंगे उसको हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं ना। देन मिक्सचर कंटेन्स both weak part and its conjugate part, then this solution is known as
बफर सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है। इस बफर सॉल्यूशन को हम बाद में डिस्कस करेंगे कि बफर सॉल्यूशन होता क्या है, बफर सॉल्यूशन के हम पीएच कैलकुलेशन कैसे करते हैं, किसी एक लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आज हमें यहाँ पे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस देखना है ना। तो हमने यहाँ पे देखा कि वीक पार्ट अगर हमने लार्ज अमाउंट में ले लिया है, अगर उसको इक्विवेलेंट ज़्यादा है स्ट्रॉन्ग पार्ट से, तो वीक पार्ट भी सॉल्यूशन में बचा रह जाएगा और साथ ही साथ कुछ सॉल्ट बनेंगे। तो सॉल्यूशन में सॉल्ट और वीक पार्ट दोनों प्रेजेंट रहते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं बफर सॉल्यूशन। आगे हम अगर बात करें कि अगर स्ट्रॉन्ग पार्ट को हम ज़्यादा ले लें तो क्या होगा, इफ़ स्ट्रॉन्ग पार्ट इज टेकन इन लार्ज अमाउंट, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस कुछ भी है ना, स्ट्रॉन्ग पार्ट इज टेकन इन लार्ज अमाउंट, देन pH ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट, उसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट स्ट्रॉन्ग पार्ट, है ना। फिर स्ट्रॉन्ग पार्ट के H+ या OH- जो है उससे हम pH या pOH का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमने बेसिक आइडिया दे दिया कि सॉल्यूशन कब सॉल्ट बनता है और कब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के केस होते हैं, कब सॉल्यूशन बफर बनता है। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता क्या है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की तरफ। तो एक हमने सॉल्ट ले लिया, मान लो वो जो सॉल्ट है वो BA टाइप कोई सॉल्ट है ना, जहाँ पे B क्या है हमारा, B है बेसिक पार्ट है, और A है हमारा एसिडिक पार्ट। ठीक है, एसिडिक पार्ट मतलब हम कह सकते हैं B+ और A- के फॉर्म में ना। जैसे मान लो कि NaCl है ना, तो NaCl में Na+ कहाँ से आएगा, मान लो NaOH से आया होगा, है ना, NaOH से आया होगा, तो ये बेस से आया है, प्लस जो Cl- वो कहाँ से आएगा, मान लो HCl से आया होगा, तो एसिडिक पार्ट है ना। ये बेसिक पार्ट हमने ले लिया, ये एसिडिक पार्ट हमने ले लिया। ठीक है, अब जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता है वो हमेशा वीक पार्ट का हाइड्रोलिसिस होता है। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है H+ लूज़ करने की या ये OH- लूज़ करने की, गेन करने की टेंडेंसी नहीं होती है, वो रिवर्सिबल रिएक्शंस वो नहीं करते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं ना। तो हमेशा जो हाइड्रोलिसिस होता है वो हमेशा वीक पार्ट का होता है। जैसे यहाँ पे जो हमने BA सॉल्ट लिया था, उस BA में हमने मान लो एक बेसिक पार्ट है, इसमें B+ और एसिडिक पार्ट है, ये बेसिक पार्ट है हमारा, और ये एसिडिक पार्ट है हमारा, A- इज एसिडिक पार्ट। अब अगर ये मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है, अगर ये B+ जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस से अगर आया है, स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट है, तो ये हाइड्रोलाइज नहीं करेगा। लेकिन अगर ये वीक पार्ट से आया है, वीक बेस से आया है, तो ये हाइड्रोलाइज करेगा। और कैसे हाइड्रोलाइज करेगा, तो B+ पानी से हाइड्रोलाइज करके BOH और H+ बनाएगा। मतलब सॉल्यूशन में H+ के अमाउंट बढ़ते जाएंगे तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, है ना। इसलिए हम इसे एसिडिक सॉल्ट भी कहते हैं। अगर वीक पार्ट बेस हो तो जो सॉल्ट कहलाते हैं एसिडिक सॉल्ट। यहाँ से भी पता चल रहा है क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन में H+ के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लग जाएंगे और सॉल्यूशन के pH घटेंगे तो वो एसिडिक हो जाएगा। अब यहाँ पे भी दो बात करेंगे हम, अगर ये A- जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड से आया होगा तो हाइड्रोलाइज नहीं करेगा। लेकिन अगर ये वीक एसिड से आया होगा तो ये हाइड्रोलाइज करेगा, A- पानी से रिएक्ट करके ये बना लेगा हमारा, चूँकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल होंगे ना, ये बना लेगा हमारा AH और OH-। चूँकि सॉल्यूशन में OH- का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेंगे तो ये सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, बेसिक हो जाएंगे। इसलिए अगर सॉल्यूशन में वीक पार्ट एसिड का है तो वो सॉल्यूशन बेसिक होते हैं, बेसिक सॉल्ट कहते हैं ऐसे सॉल्ट को। और अगर सॉल्यूशन में वीक पार्ट जो है वो बेस है तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाते हैं। अब हम pH कैलकुलेट करेंगे, एसिडिक सॉल्ट के कैसे pH कैलकुलेट करे जाएंगे, कैसे बेसिक सॉल्ट के pH कैलकुलेट करे जाएंगे। एक और एग्जांपल हो सकता है कि अगर दोनों पार्ट वीक हैं तो कैसे उसके pH कैलकुलेट करे जाएंगे, वो हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं ना। तो चलो नेक्स्ट है हमारा, अगर हमने pH कैलकुलेशन ऑफ एसिडिक सॉल्ट ले लेते हैं हम लोग, है ना।
एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, तो हम लोग एसिडिक सॉल्ट का पीएच कैलकुलेशन करेंगे और साथ ही साथ हम यहाँ पे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी देखते जाएंगे और हम हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या होता है वो भी देखते जाएंगे, कैसे वो KW से डिपेंड करता है, कैसे आयनिक प्रोडक्ट से रिलेट कर रहा है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट NH4Cl। ये किससे बना होगा? ये बना होगा NH4OH से प्लस HCl से, है ना, और ये बना दिया होगा हमारा NH4Cl। चूँकि सॉल्यूशन में सॉल्ट प्रेजेंट है और हमें पता है सॉल्ट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, चाहे वो सॉल्ट वीक पार्ट से बना हो या वीक एसिड वीक बेस से बना हो या वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हो, वो कोई भी सॉल्ट हो हमेशा वो 100% आयनाइज करते हैं, 100% टूट जाते हैं सॉल्यूशन में, है ना। तो हमारे पास जो प्रेजेंट है NH4Cl में आयंस वो NH4+ और Cl- है। Cl- जो है वो स्ट्रॉन्ग पार्ट से आया होगा ना, जैसे HCl से आया होगा, स्ट्रॉन्ग पार्ट से आया होगा, तो ये हाइड्रोलाइज नहीं करेगा, डज नॉट हाइड्रोलाइज, ये हाइड्रोलाइज नहीं करेगा, राइट। लेकिन जो हमारा दूसरा पार्ट NH4+ है, चूँकि ये वीक बेस से आया होगा, वीक पार्ट से आया होगा, तो ये हाइड्रोलाइज करेगा, है ना, इट हाइड्रोलाइज। तो हाइड्रोलाइज करके क्या बनाएगा? तो हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। हमारे पास NH4+ आयन है, इसको जब हम पानी में डालेंगे तो ये हाइड्रोलाइज करके हमारा बना लेगा NH4OH + H+। सॉल्यूशन में H+ के अमाउंट बढ़ते जाएंगे, है ना। ठीक है, अब हमारे पास आ गया NH4+ वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोलाइज करके NH4OH और H+ बना रहा है। चूँकि सॉल्यूशन में H+ के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएंगे, ये सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, राइट। ठीक है, मान लिया हमने कि T = 0 पे इसका जो कॉन्सेंट्रेशन था वो C था, है ना। सॉल्ट भी हमने ले लिया था C मोलर, चूँकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जो सॉल्ट्स होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो कंप्लीट डिसोसिएट करेंगे और NH4Cl से जो NH4+ आयन बनेगा हमारा वो भी C मोलर बनेंगे। अब C मोलर स्टार्टिंग में थे, ये दोनों नहीं थे, लेकिन जैसे ही इक्विलिब्रियम आया, जब वो हाइड्रोलाइज हो गया तो हमारे पास C में से CH मान लो हाइड्रोलाइज कर गया और ये बन गया हमारे पास CH और CH। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको छोड़ते हैं, आगे देखते हैं कि इस हाइड्रोलिसिस का अगर हम हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH लिखना चाहें, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, है ना, ये लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट हम लिखेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन लगा के, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H+ अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ NH4+। प्योर लिक्विड को हम नहीं लिखते हैं ना, तो जो KH आ गया हमारे पास, वो KH आ गया कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H+ अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ NH4+ के बराबर आ गया। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, हम OH- के कॉन्सेंट्रेशन से हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और OH- से हम डिवाइड भी कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक देखने को मिलेगा कि ये जो हमारा है वो 1/kB के बराबर आ रहा होगा ना। अगर NH4OH डिसोसिएट होता तो NH4+ OH- अपॉन NH4OH के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर आता है, तो हम इसको 1/kB लिख सकते हैं ना। तो जो KH आएगा हमारा वो आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- अपॉन KB के बराबर, है ना। और हमें आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी पता है, वो होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- इज इक्वल टू KW के बराबर। तो KH हमारा यहाँ से आ जाएगा KW अपॉन KB के बराबर। ठीक है, तो जेट के सिलेबस में, है ना, जेट के सिलेबस में इसको अलग से बताया गया है कि हमें KH का आयनिक प्रोडक्ट से क्या करना है, हमें रिलेशन भी देखना है ना, ये सिलेबस में लिखा हुआ है। तो KH क्या हो जाएगा, KW अपॉन KB के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास कुछ कॉन्सेंट्रेशन जो हमने मान रखे थे उसके अकॉर्डिंग अगर हम KH की वैल्यू लिखें तो KH इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास CH इंटू CH अपॉन C1- H के बराबर, जो कि हमारे पास आ जाएगा CH² अपॉन 1 - H के बराबर। अब यहाँ पे थोड़ा हम नॉर्मलाइजेशन लेते हैं, हम ये कह देते हैं कि जो 1 के रेस्पेक्ट में H है वो कम है, तो 1 के रेस्पेक्ट में H को अगर नेगलेक्ट कर दें तो हमारे पास जो KH आएगा वो आ जाएगा
CH स्क्वायर के बराबर। और यहाँ से जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आएंगे, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस दैट इज H जो आएंगे वो आ जाएंगे हमारे पास रूट अंडर KH/C के बराबर। ठीक है, और KH के हमने वैल्यू निकाल रखे थे पहले से, KH इज इक्वल टू KW/KA के बराबर, सॉरी KB के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो H आ जाएगा वो H आ जाएगा रूट अंडर KW/KB इंटू C के बराबर। चूँकि हमें फाइनली निकालना ही क्या है, निकालना ही H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है, तभी तो हम pH निकाल सकते हैं। तो H प्लस हमारे पास कितना है, तो H प्लस के जो कॉन्सेंट्रेशन है वो CH के बराबर है ना। तो C कितना है हमारे पास, C तो हमने C मोलर जो NH4OH का कॉन्सेंट्रेशन, NH4Cl का कॉन्सेंट्रेशन ले रखा था हमने ना, तो C और H के जगह पे हमने पुट कर दिया KW/KB इंटू C को अगर अंदर लेके जाएंगे तो C स्क्वायर हो जाएगा, हमारे पास जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आएगा वो KW/C इंटू KB के बराबर आ जाएंगे। ठीक है, चूँकि हमें लास्टली निकालना क्या है pH, तो हम माइनस लॉग अगर ले लें दोनों तरफ, तो माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू हाफ माइनस लॉग ऑफ KW माइनस लॉग ऑफ KB माइनस लॉग C के बराबर आएंगे। ठीक है, और ये माइनस लॉग ऑफ H प्लस को हम लिख देंगे pH इज इक्वल टू हाफ, इसको माइनस लॉग ऑफ KW को PKW लिख लेते हैं हम, माइनस लॉग PKB को हम माइनस लॉग KB को हम PKB लिख देते हैं, माइनस लॉग C। ठीक है, तो यहाँ से हम pH कैलकुलेट कर सकते हैं। pH का फॉर्मूला हमें पता चल गया है, हाफ PKW माइनस PKB माइनस लॉग C के बराबर। ठीक है, जैसे एक इसी में एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि मान लो कि हमारे पास गिवन है एक सॉल्यूशन है जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहे। जैसे हम ऐसे मान लेते हैं, क्वेश्चन है कि 0.1 मोलर 100 ml NH4OH is mixed with 0.2 molar 50 ml of HCl solution. Calculate pH of solution। ठीक है, और हमें दे रखा है PKB ऑफ NH4OH या अमोनिया सॉल्यूशन भी लिखा हो सकता है 4.76। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम रिएक्शन करवाएंगे, फिर देखेंगे कि ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस है या बफर सॉल्यूशन का केस है। अगर रिएक्शन कंप्लीट हो जा रहे हैं, एसिड भी ख़त्म हो जा रहा है और बेस भी ख़त्म हो जा रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि ये जो सॉल्ट है वो ये जो केस है वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस है। तो NH4OH will react with HCl to form NH4Cl plus water। हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन एट T इज इक्वल टू 0 है, और चूँकि मोलैरिटी और वॉल्यूम दे रखा है तो हम मिली मोल निकाल देते हैं मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम से। तो 10 मिली मोल हैं इसके, और HCl के हमारे पास है 50 इंटू 0.2 दैट इज़ 10 मिली मोल। और दोनों रिएक्शन कर रहे हैं और बना रहे हैं। T इज इक्वल टू टाइम T पे ये कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा, ये कंप्लीट ख़त्म हो जाएंगे, हमारे पास क्या बच जाएगा 10 मिली मोल ऑफ NH4Cl। चूँकि इन द सॉल्यूशन only salt is present, hence it is the case of salt hydrolysis। ठीक है, ये salt hydrolysis के केस होंगे। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं ना। तो हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट निकालने कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा दैट इज़ C, वो किसके बराबर होगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम दैट इज़ मिली मोल हमने निकाल रखा है अपॉन टोटल वॉल्यूम।
ठीक है, टोटल वॉल्यूम। तो मिलीमोल है 10 मिलीमोल और टोटल वॉल्यूम हो गए हमारे पास 150 ml है ना, 100 ml प्लस 50 ml, तो 150 ml हो जाएंगे हमारे पास। तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, 1/15 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 1/15 के बराबर आ जाएंगे। अब हम यहाँ से फॉर्मूला लगाते हैं, pH इज इक्वल टू हाफ pKw माइनस pKb माइनस log C। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा हाफ pKw होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे 14 माइनस pKb हमें दे रखा है 4.76 माइनस log कॉन्सेंट्रेशन आ गया हमारे पास 1/15 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से जब हम pH कैलकुलेट कर सकते हैं और हमारा जो pH आएगा वो कितने के बराबर आ जाएगा, देख लेते हैं। log 15 को हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, log 15 को 3 × 5 करके है ना, जो लगभग 1.18 के बराबर आ जाएंगे ना। तो ये हो जाएगा हाफ 14 माइनस 4.76 प्लस 1.18। ठीक है, तो ये आ जाएंगे हमारे पास 14 माइनस 4.76 प्लस 1.18 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 5.21। ठीक है, चूँकि ये एसिडिक सॉल्ट है तो pH इसके 7 से कम आने चाहिए थे। तो ये हमने देख लिया कि अगर वीक पार्ट बेस हो तो हम कैसे हाइड्रोलिसिस करते हैं, कैसे pH कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर सॉल्ट जो है वो एसिडिक सॉल्ट बेसिक सॉल्ट हो, मतलब वीक पार्ट जो है उसमें वो एसिड हो। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया बेसिक सॉल्ट का, तो दूसरा नंबर देख लेते हैं हम लोग। एक बेसिक सॉल्ट हमने ले लिया, फॉर एग्जांपल CH3COONA हमने ले लिया, जिसका कॉन्सेंट्रेशन मान लो C मोलर है। ठीक है, अब ये CH3COONA है, चूँकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्ट है, तो कंप्लीट डिसोसिएट होंगे CH3COONA और हमारे पास मिलेगा CH3COO माइनस प्लस Na प्लस। ठीक है, अब चूँकि ये स्ट्रॉन्ग पार्ट NaOH से आया होगा, है ना, तो इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। ये वीक से आया है, ये स्ट्रॉन्ग से आया है, राइट, स्ट्रॉन्ग से आया है और ये वीक से आया है, तो वीक पार्ट का हाइड्रोलिसिस होगा, है ना, वीक पार्ट है ये। कैसे हाइड्रोलाइज होगा, तो CH3COO माइनस वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे और बना देगा ये CH3COOH प्लस OH माइनस। चूँकि सॉल्यूशन में OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, इसलिए सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, बेसिक हो जाएंगे ना। एट T इज इक्वल टू 0 पे जो CH3CO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो C मोलर होंगे, और मान लो कि इसका CH अभी नहीं, नेक्स्ट में करते हैं हम लोग, C मोलर होंगे, ये सब नहीं होगा ना। और T इज इक्वल टू टाइम T पे जब रिएक्शन हो गया होगा, तो जब हाइड्रोलिसिस कंप्लीट हो जाएंगे तो C माइनस CH होंगे और ये CH और ये CH बनेगा ना, इक्विलिब्रियम कह सकते हैं इसको ना, इक्विलिब्रियम पे। तो जब हम इसका KH निकालेंगे तो KH यहाँ से आ जाएगा CH² 1 माइनस H। फिर से यहाँ से हम नॉर्मलाइज करें कि 1 जो है अजम्पशन ले लेते हैं वो H से काफ़ी ज़्यादा है, तो हमारे जो KH आ जाएगा वो CH² के बराबर आ जाएगा। जहाँ से हम H निकाल सकते हैं वो किसके बराबर आएगा, KH/C के। अब KH की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास जो KH है वो अननोन है, लेकिन हमें KW, KA, KB ये सारी चीज़ें पता होती हैं, तो हम KH को भी KW, KA या KB के टर्म्स में हम निकालते हैं ना। तो हम KH लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस। अब हम यहाँ पे क्या करें, H प्लस से मल्टीप्लाई भी कर दें और H प्लस से डिवाइड पे कर दें, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि ये जो वैल्यू आ रही है वो 1/K के बराबर दिख रहा होगा हमें ना, K का उल्टा, है ना। अगर एसिड होता CH3COH तो डिसोसिएट होके क्या बना रहा होता, CH3CO माइनस अपॉन H प्लस अपॉन CH3CO माइनस इंटू H प्लस अपॉन CH3COH का कॉन्सेंट्रेशन जो K के बराबर होता है, ये उसका रिवर्स है, इसलिए 1/K आ जाएगा। तो और H प्लस और OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन को हम आयनिक प्रोडक्ट KW लिख सकते हैं। तो जो KH आएगा हमारा वो KW अपॉन KA के बराबर आएंगे। ठीक है,
यहाँ से KH हमने निकाल दिया, ठीक है। अब अगर हम हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालना चाहें तो वो हमारा है KH/C के बराबर, और KH की वैल्यू अगर हम उसमें पुट कर दें तो ये आ जाएगा KW/KA × C के बराबर, ठीक है। चूँकि हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस निकालने हैं तो वो CH के बराबर है। पीएच निकालने के लिए हम पहले OH निकालेंगे, OH से POH निकालेंगे और POH से फिर हम pH निकाल लेंगे ना, pH कैलकुलेशन करना है। तो जो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन वो CH के बराबर है, तो हम H की जो वैल्यू निकाल रखी है हमने वो पुट कर देते हैं इसमें, KA × C के बराबर। C को जब हम अंदर लेके जाएंगे तो C का C² हो जाएगा, तो OH माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा हमारा वो किसके बराबर आ जाएंगे, OH माइनस इज इक्वल टू √अंडर KH × C/KA के बराबर, ठीक है। माइनस लॉग ले ले दोनों तरफ, तो माइनस लॉग ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू हाफ, सॉरी ये KH नहीं, यहाँ पे ये KW है ना, KW है, तो ये KW हो जाएगा ना। तो माइनस लॉग ऑफ KW माइनस लॉग ऑफ KA, ठीक है, और माइनस लॉग C, ठीक। तो हमारे पास जो POH की वैल्यू आ गई वो आ गई हाफ PKW माइनस हाफ PKA माइनस लॉग C। अब अगर हम pH निकालें तो pH होता है PKW माइनस POH, ठीक है। तो pH निकालने के लिए हम PKW में से इस पूरे टर्म को माइनस करते हैं। ये हाफ भी है यहाँ पे, है ना, ये हाफ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास PKW माइनस हाफ PKW प्लस हाफ PKA प्लस हाफ लॉग C, चूँकि माइनस हमने बाहर नहीं ले लिया कॉमन, ठीक है। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हाफ PKW प्लस PKA प्लस लॉग C। तो इसके हेल्प से हम फिर pH का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन पता है और PKA की वैल्यू पता है तो हम निकाल सकते हैं कि pH कितना होगा, है ना। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके ऊपर भी है ना। तो वी हैव अ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ 0.5 मोलर CH3COOK is taken. What is the pH of this solution? सॉल्यूशन, ठीक है। हमें गिवन है pKa of CH3COOH at 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 4.76, ठीक है। निकालेंगे, चूँकि सॉल्ट हमें दे रखा है तो सॉल्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है उससे हम CH3CO माइनस का भी कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, जो कि C मोलर दैट इज़ 0.5 मोलर के बराबर होगा ना। डायरेक्ट फार्मूला पुट कर दें, pH इज इक्वल टू हाफ PKW प्लस PKA प्लस लॉग C, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो pH आ जाएगा वो आएगा हाफ PKW हमें पता है 14 होता है, प्लस PKA भी हमें पता है कितना दे रखा है हमें 4.76, प्लस लॉग C भी हमें पता है 0.5 होता है, राइट। तो हमें यहाँ से जो pH आएगा वो 14 प्लस 4.76 माइनस 0.301 लॉग 1/2 लिखेंगे तो माइनस लॉग 2 हो जाएगा। ये जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 14 प्लस 4.76 माइनस 0.3 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 9.23। चूँकि ये बेसिक सॉल्ट है तो pH 7 से ज़्यादा ही होना चाहिए था। तो दिस इज़ एंड फ्रॉम माई साइड। तो हमारे यूट्यूब चैनल फुल केमिस्ट्री ट्यूटर में बने रहें। आगे मैं जो वीक
एसिड और वीक बेस के सॉल्ट्स बन रहे हैं उसके पीएच कैलकुलेट कैसे किए जाते हैं, कैसे हम केएच निकालेंगे, ये सारी चीज़ देखेंगे। फिर उसके बाद फिर हम बफर सॉल्यूशन भी देखेंगे। हमने अभी देखा बफर सॉल्यूशन कैसे बनता है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। होप ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट ऐसी और टॉपिक्स के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल से फुल केमिस्ट्री ट्यूटर। टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।